So the question is, the force of interaction between two atoms is given by F is equal to alpha beta exponential minus x square divided by alpha kt, where x is the distance, k Boltzmann constant and t temperature. Alpha and beta are two constant, the dimension of beta r. सिंपल सी बात है, मगर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. अल्फा एंड बीटा आर टू कांस्टेंट और कांस्टेंट आर डायमेंशन लेस, तो बीटा डायमेंशन लेस होना चाहिए. नहीं बेटा, ये अल्फा बीटा कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट थोड़ी है. अरे कैपिटल जी देख लो, कैपिटल जी क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट होने के बाद भी डायमेंशन होता है उसमें. उसी प्रकार से अल्फा बीटा भी दिया गया है. अब समझिए बात को, मुझे अगर बीटा का डायमेंशन निकालना है तो पहले तो आपको तीन चीज़ें पता होना चाहिए कि बेटा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये फंक्शन भी डायमेंशन लेस होता है, ये पूरा फंक्शन भी डायमेंशन लेस होता है, ये फंक्शन भी डायमेंशन लेस है, ये पूरा फंक्शन भी डायमेंशन लेस है, ये फंक्शन भी डायमेंशन लेस है और ये पूरा फंक्शन भी डायमेंशन लेस है. यानी यहाँ एक्सपोनेंशियल की जगह लॉगरिथम होता या साइन कॉस टेन कुछ भी लिखा होता 6 के 6 में से, तो भी ये क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होता. सिंपल ये है. तो बेटा ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये क्या है आपका, डायमेंशन लेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं है. यानी आपका जो सीन है पूरा f इज इक्वल टू अल्फा बीटा पर है और आपको बीटा का डायमेंशन निकालना है तो आपको डायमेंशन निकालना है f डिवाइड बाई अल्फा का. सिंपल सी बात है भैया, f का डायमेंशन तो मुझे पता है, अगर मुझे अल्फा का डायमेंशन पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा. क्लियर है. अब अल्फा का डायमेंशन कहाँ से निकलेगा, सबसे बड़ी दिक्कत ये. तो कोई बड़ी दिक्कत है नहीं बेटा, मैंने बताया आपको कि ये टर्म भी डायमेंशन लेस है और ये पूरा टर्म भी डायमेंशन लेस है. तो बेटा ये टर्म है, इसके ऊपर भी कोई डायमेंशन है, नीचे वाले के टर्म का भी कोई डायमेंशन है, मगर ये दोनों मिला के डायमेंशन लेस कब होगा, जब ऊपर वाले का डायमेंशन नीचे वाले के डायमेंशन के बराबर हो जाए. भाई आपने 10th क्लास में म्यू इज इक्वल टू सी वी पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सी भी आपका स्पीड ऑफ लाइट है, वी भी आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है. दोनों मीटर पर सेकेंड होते थे तो मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड खत्म हो जाता था, तभी तो ये डायमेंशन लेस आया. तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट a बाई बी में लिखा हुआ है और a बाई बी आपका डायमेंशन लेस है, इसका मतलब होता है बेटा कि a का डायमेंशन b के डायमेंशन के बराबर है. अब ऊपर वाले का डायमेंशन नीचे वाले के डायमेंशन के बराबर कर दो, माइनस को तो छोड़ ही दो, उसका तो कोई मैटर करता नहीं है. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा के टी हो जाएगा. माइनस क्यों छोड़ा हमने, इसको -1 मान लो और -1 एक इंटीजर है, इंटीजर का कोई डायमेंशन नहीं होता है. तो मुझे यहाँ से अल्फा का डायमेंशन मिल जाएगा ना, और मुझे अल्फा का डायमेंशन ही चाहिए. इस अल्फा के डायमेंशन को यहाँ पुट कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा. अब के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है बेटा, बोल्ट्जमान कांस्टेंट को आपको याद रखना है हीट डिवाइड बाई टेम्परेचर. क्या होता है, हीट डिवाइड बाई टेम्परेचर. और ये भी टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर से टेम्परेचर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो खत्म हो गया. तो क्या बचा आपका, केटी का डायमेंशन क्या बचा, हीट के बराबर. और हीट का मतलब हीट एक प्रकार की एनर्जी है, यानी केटी का डायमेंशन आपका वर्क डन के बराबर हुआ. यानी मैं अल्फा का डायमेंशन क्या लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वर्क डन को, चलो ठीक है आप पूरा डायमेंशन ही लिख लीजिए. एक्स स्क्वायर का डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर, और मैंने बताया बेटा हीट का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2. बात समझ में आ गई, ठीक है. तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म हो गया. अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा आपका एम का पावर -1 टी का पावर 2, ऊपर आ जाएगा ना ये, तो बस यहाँ रख दो. तो बीटा का डायमेंशन हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2, और ये हो जाएगा एम का पावर -1 टी का पावर 2. एम का पावर -1 ऊपर गया तो एम का पावर +1 हो जाएगा, तो ये हो गया एम का पावर 2. एल एज इट इज रहने वाला है. टी का पावर 2 ऊपर गया तो टी का पावर -2 होगा, -2 और -2 टी का पावर -4. तो m2l टी का पावर -4, m2l टी का पावर -4 ऑप्शन नंबर बी में है. ठीक है.